3 अगस्त टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। इसको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी नॉलेज हो या इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। अब इसमें सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे हम डेली जो क्वेश्चन का आंसर आप अब देते भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लू कार्बन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ठीक है। सो नंबर 1 इसमें ऑप्शन आता है, इट इज कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल टेरिस्ट्रियल एंड मेरीन इकोसिस्टम, पहला। नंबर 2, द ब्लू कार्बन इनिशिएटिव करंटली focuses on carbon in coastal and terrestrial ecosystem, mangrove, tidal marshes, sea grasses and forest। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है यहाँ पे द रेट ऑफ ब्लू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज कैपेसिटीज इन इकोसिस्टम आर कंपेरेबल टू दोज इन कार्बन रिच टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम सिस्टम सच एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड पेटलैंड्स। तो इसमें आपने ये बताना ओनली 1, ओनली 3, 2 एंड 3, 1, 2, 3 इसमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं हम। हमारी जो आज पहली न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू चाइना और ताइवान। देखो, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, ये GS2 का पार्ट बन जाती है। ये पार्ट बनती है इंटरनेशनल इवेंट्स जिसको हम बोल देते हैं, है ना, वर्ल्ड इवेंट्स जिसको हम बोल देते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स जिसको हम बोल देते हैं, उसका पार्ट बनती है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ताइवान है वो चाइना की एक दुखती हुई रग है। अगर चाइना के साथ कोई छेड़खानी कर रही है, मतलब होता नहीं कि यार आपको पता होता है कि यार किसी का हमने कोई एक पर्टिकुलर नाम डाला होता है ना, बचपन में हम स्कूल में जो कर देते थे तो उसको चिढ़ाते थे, वो चाइना इससे चिढ़ जाता है। अगर चाइना के पास जाके बोल दो ताइवान, तो चाइना चिढ़ जाएगा, चिढ़ता रहता है। तो इसमें है क्या कि चिढ़ता क्यों है। अब देखो ना, ये चाइना और ये है ताइवान। अब यहाँ पे चल रही थी सिविल वॉर। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन यही लिखे हो, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। मुझे पता है 1-2 दिन से PDF नहीं डाल पा रहा मैं, लेकिन उसमें कुछ वो था कि भाई कुछ और डाल देते थे। तो अभी आपको आज इसकी सारी PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है क्या, सिविल्स विद आकाश, सेम ही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो चाइना है, यहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी। 2 पार्टीज थी यहाँ पे, एक तो प्रो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग थे, एक थे रिपब्लिक वाले। अब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और लड़ाई के दौरान जो है, वैसे तो अटैक वगैरह बाहर से भी होने लग जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में, इस वॉर में जो प्रो कम्युनिस्ट वाले लोग हैं वो जीत जाते हैं। और जीतने के बाद में ये जो रिपब्लिक वाले लोग थे, ये कहाँ पे भाग जाते हैं, एक छोटा सा आइलैंड जो कि चाइना के साथ वाला है। अब यहाँ पे भाग गए तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जाके ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाई वहाँ पे, तो ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आपको पता ही है। तो अभी जो ताइवान है वो बोलता है मैं एक अलग कंट्री हूँ, मैं सेपरेट कंट्री हूँ, मेरे सारे लॉज, मेरी सारी चीज़ें जो है वो चाइना से अलग है, ठीक है। लेकिन जो चाइना वो बोलता है वन चाइना नेशन, वन नेशन पॉलिसी, या फिर वन नेशन पॉलिसी, या फिर वन चाइना नेशन, कि भाई एक ही जो नेशन है वही होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये बात की। तो वन नेशन जो पॉलिसी है उसके अंदर जब हमने देखा, तो चाइना हमेशा ये बोलता है कि आपने ताइवान को दूसरी कंट्री कंसीडर नहीं करना। अगर कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना है तो आपको किसके साथ रखना पड़ेगा, चाइना के साथ में रखना पड़ेगा, नॉट विद दी ताइवान, ठीक है। तो ये, लेकिन जो मैम है यहाँ पे, ये है कौन, ये है नैन्सी जी, नैन्सी पेलोसी। तो ये US हाउस स्पीकर है, ये भाई चले गए अब कहाँ पे, ताइवान में, ठीक है। तो अभी मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि अगर आप उसका नाम भी लेते हो ताइवान को तो ये बंदा चिढ़ जाता है। कौन सा, चाइना वाला। अब ये और भी ज़्यादा चिढ़ चुके हैं, कौन, चाइना वाले लोग। तो अभी मतलब वो कह रहे मैं डिफेंस मिनिस्ट्री को अलर्ट पे रख दिया हूँ मैंने चाइना को। चाइना मतलब ये बोल रहा है मेरी डिफेंस अलर्ट पे है, ये कर देंगे वो कर देंगे वाली बात है। अभी तो ये थोड़ा सा माहौल ख़राब करने वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि USA को पता था कि अगर इसके साथ छेड़खानी करेंगे ये नाम बोल के, तो इसको ठीक है कि ये रिएक्ट बहुत ज़्यादा वे से करेगा। तो अभी इसने पूरा प्रॉपर रिएक्ट करने की स्टार्टिंग कर दी है। नंबर 2 जो न्यूज़ है वो भी US रिलेटेड ही है, ठीक है। ये भी GS2 का पार्ट है और ये भी करंट इवेंट्स का पार्ट है, वर्ल्ड अफेयर्स का। अब यहाँ पे अल-कायदा चीफ किल्ड, ठीक है, जो चीफ है जिसका नाम था अल जवाहिरी, जवाहिरी, कैसा नाम है, अल जवाहिरी इसका बंदे का नाम है। और ये ना बंदा वैसे तो सर्जन था, और सर्जरीज करते 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 इसको लगा कि चलो भाई गोलियों से भी सर्जरी करनी चाहिए, मिलिटेंट बन गया। अब ये ना राइट हैंड था किसका, उसामा बिन लादेन का। और USA को लगता था कि 9/11 का जो अटैक है उसमें इस बंदे का पूरा पूरा हाथ भी था,
क्योंकि राइट हैंड था कहते हैं। अब इसको मार दिया तो वो कहते जो अलकायदा है उसमें काफ़ी जो है यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि यूएसए ने काफ़ी बड़ी जीत तो नहीं बोल सकते भाई इतने टाइम के बाद में आप मार रहे हो, लेकिन हाँ एक वो होता है ना कि भाई हाँ एक प्रेजेंस उसकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी अलकायदा की। तो ये एक सेफ हाउस में बैठा था बंदा काबुल में, तो जो ड्रोन है यूएसए का वो वहाँ से उड़ रहा था, उसने इस पर अटैक कर दिया बंदे पे। ठीक है, तो ये तो होगी 2 न्यूज़ पहली। तीसरी न्यूज़ की बात करेंगे। तीसरी न्यूज़ जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं ये GS3 का पार्ट है राजे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पे। GS3 में का पार्ट बन जाता है इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी का पार्ट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे क्या बोला, वो बोलते कि जो रुपये है वो कोलैप्स नहीं कर रहा है। कहते और क्या हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो देखो यार, अब हमें मुझे ये लगता है कि आपने भी कोट्स वगैरह सुनी होंगी, कहीं ना कहीं से पढ़ा भी होगा कि यार हमें ना खुद पे फोकस करना चाहिए। एक होता है ना कि सेल्फ है ना, कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट लग रहा है, कोई गलती है, कोई आपको लग रहा है कि भाई सामने वाले ने ये गलत कर दिया, तो आप खुद भी तो देख लो आपने क्या क्या गलत की है। ठीक है ना, आप खुद कितना गलत कर रहे हो या फिर आपके साथ वाले जो लोग हैं वो कितना गलत कर रहे हैं, वो भी तो मतलब हमें देखना चाहिए। उसी तरह से हमें अपने घर का देखना चाहिए, हमें अपनी यहाँ पे इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो देखना चाहिए। लेकिन पता क्या है, ठीक है ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि रुपी उसी तरह से डेप्रिशिएट होएगा जैसे ग्लोबल लेवल पे चीज़ें जा रही हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि हम ये नहीं मानते कि हाँ रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी की जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर हो रहा है या फिर जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, हम बोलने लग जाते हैं कि यार हमारी कंट्री में तो इन्फ्लेशन उतनी नहीं है जितनी बाहर वाली कंट्रीज़ में है। वो हमें एग्जांपल देनी स्टार्ट कर देते हैं कि यूरोप में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है, यूएसए में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रखी है। उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने करेंसी के बारे में भी यही बोला कि हमारी करेंसी तो फिर भी बहुत कम गिरी है। गिरी तो सही लेकिन गिरी कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करेंसी तो जापान की गिरी है। मतलब जापान की जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा क्या हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो भाई मानते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि दूसरी कंट्रीज़ की आप ना एक ये बोल सकते हो कि ये वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन हाँ हम मानते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं वो चीज़ को, हम ग्राउंड रियलिटी है जो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है जो वो आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आगे जो चीज़ है अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे एक ना कानपुर में कोई स्कूल है और उस स्कूल का नाम है फ्लोरेस्ट इंटरनेशनल कानपुर स्कूल। यहाँ पे हो क्या रहा था कि कुछ पेरेंट्स ने ये बोला कि यार हमारे जो बच्चे हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप कलमा पढ़ो, कलमा रिसाइट करो, इस्लामिक वर्सेस होती हैं जो कि मॉर्निंग प्रेयर्स में। तो उनको UAPA के अंडर जो है, ठीक है, उठा लिया गया है उन स्कूल को और वहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के अंडर उनको अब जो स्कूल वाले उनको प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। ठीक है, तो ये किस चीज़ का पार्ट बन जाता है, ये GS2 का पार्ट बन जाता है हमारे। और यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 की, ये है क्या और इसके साथ में इश्यूज़ क्या क्या है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात जो UAPA है उसको इनेक्ट किया गया 1967 में। ठीक है, तो ये एक तरह का एंटी टेरर लॉ है और गवर्नमेंट ने 2008 में इसको पूरा मॉडल कर दिया कि भाई मतलब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि ये एंटी टेरर लॉ है। और 2012 में भी सेम चीज़ की। 19 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने कुछ अमेंडमेंट्स भी की इसमें, और जिसमें उन्होंने बोला पहले देखो क्या होता था, पहले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गलत काम कर रही है तो उसको हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन अभी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला तो ये अमेंडमेंट कर दिया। पहली फिर उसके बाद में कि एक होता था ना कि भाई जो टेररिस्ट है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, वो क्या होता था कि जो नॉर्मल लीगल प्रोसीजर हो उसके ज़रिए उसको डिविएट करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। सो यहाँ पे एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बोलें कि फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ UAPA, वो इंडिकेट ये करता है कि इसको कई बार मिसयूज़ भी किया जाता है। जैसे कि और एंटी टेरर लॉज है, जैसे पास्ट में हम बात करें पोटा की, पोटा क्या था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, टाटा हो गया टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987। ठीक है, तो इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा है जब हम देखते हैं कि यार हर छोटी मोटी चीज़ में UAPA के अंडर लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि इसके अंडर बेल, इसके अंडर जो चीज़ें हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। इसके साथ में ना जो एसोसिएटेड इश्यूज है UAPA के साथ में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के साथ में, पहली चीज़ तो वेग डेफिनेशन है टेररिस्ट एक्ट की। जो डेफिनेशन UN देता है उससे बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, डिफर करती है। ठीक है, तो उसमें आपकी डेफिनेशन कुछ और है, UN की डेफिनेशन कुछ और है। तो जो टेररिस्ट वाले जो चीज़ें हैं उसमें नहीं
समझ में आता। सो स्पेशल जो रैप्चर है टू कॉल एन ऑफेंस अ टेररिस्ट एक्ट, 3 एलिमेंट्स मस्ट बी कल्मिनेटिवली प्रेजेंट, ठीक है। तीन किसी भी मतलब आप मान के चलो भी अगर आप टेररिस्ट किसी बंदे को बोल रहे हो तो आप 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, फिर ही टेररिस्ट बोलना है आपने उनको। पहली चीज़, द मीन्स यूज मस्ट बी डेडली, जो वो चीज़ें करनी चाह रहे हैं या फिर उनके जो मीन्स है अपने गोल को पाने के लिए वो डेडली हैं। The intent behind the act must be to cause fear amongst the population or to compel a government or international organization to do or refrain from doing something। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट तो क्या, चलो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ही, तो आपने ध्यान से सुनना है इसको। पहली चीज़ मैंने आपको बताया डेडली, दूसरी चीज़ एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं पॉपुलेशन में, गवर्नमेंट में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। या तो वो रोकना चाहते हैं उन लोगों को भी यार आप ये काम ना करो, या फिर कुछ करवाना चाह रहे हैं। फिर नंबर 3, दी एम मस्ट बी टू फर्दर एन आइडियोलॉजिकल गोल, मतलब वो आपका जो एम है वो आइडियोलॉजिकल जो गोल है आपको उसको अचीव करना, मतलब और बढ़ाना है। लेकिन यूएपीए ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो आपके सामने स्कूल में वो इस्लामिक वर्सेस रिसाइट करने के लिए बोला तो उसको यूएपीए के अंडर पकड़ लो। अगर आप फोर्सफुली कोई कन्वर्जन कर रहा है पकड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या यूएपीए के अंदर ही पकड़ना जरूरी है, टेररिस्ट डिक्लेयर करना जरूरी है? तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सो ऑन दी अदर हैंड जो ओवरबोर्ड या फिर एम्बिगियस डेफिनेशन है वो टेररिस्ट एक्ट की वो यूएपीए देता है, जिसमें विच इंक्लूड्स द डेथ ऑफ और इंजरीज टू एनी पर्सन, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा वर्ड भी यहाँ पे डाल दिया है, जो कि अपने आप में एक सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। फिर नंबर 2, पेंडेंसी ऑफ ट्रायल्स, जो ट्रायल्स हैं वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेंडेंसी है, जो कि यूएपीए के अंडर अगर किसी को पकड़ के लेके जाया जाता है। स्टेट ओवर रीच का मतलब है कि कई बार होता क्या है कि it also includes any act that is likely to threaten or likely to strike terror in people, giving unbridled power to government to brand any ordinary citizen or activist a terrorist without the actual commission of these acts, ठीक है। तो एक पावर उसके पास में मिल गई। आर्टिकल 21 का भी वो क्या कर रहे हैं, आपका हैम्पर कर रहे हैं उस चीज़ में। अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म, तो अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये अगेंस्ट फेडरलिज्म चला जाता है। क्यों? उसका रीज़न है कि भाई ये सेंटर की सरकार ही इसको क्या करती है, फिर अपना कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो हमने फ्रंट पेज पे पढ़ी, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये वही वाला इशू चल रहा है कि जो मिनिस्टर के पास में इतना ज़्यादा पैसा मिला है और जिसके घर पे मिला वो कहते हैं मेरा नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात आती है, आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑनर्ड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो आर्किटेक्ट है नेशनल फ्लैग के, जिनका नाम क्या है, पिंगाली वेंकैया, ठीक है। जो पिंगाली वेंकैया जी हैं उनको क्या किया गया, यहाँ पे हमें ऑनर किया गया। अब ना एक चीज़ देखना, न्यूज़पेपर वाले भी बड़े मस्त हैं। अब यहाँ पे ना उन्होंने बोला रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स, फोटो एग्जीबिशंस मार्क्ड दी 146th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पिंगाली वेंकैया, जो कि आर्किटेक्ट है नेशनल फ्लैग के। सो प्रोग्राम वर लिंक्ड अप फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी के अमृत महोत्सव, है ना। तो ये हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना लिख दे, बाकी सारी जगह पे वही पॉलिटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं। एक चीज़ नहीं बताई कि भाई किस तरह से ये इवॉल्व हुआ, किस तरह से इन्होंने बनाया, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं। लेकिन हमें तो पता होनी चाहिए, है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहली चीज़ बंद हो गई थी। सबसे पहली चीज़ जो पिंगाली वेंकैया, बर्थ एनिवर्सरी 2 अगस्त, बॉर्न ऑन 2 अगस्त, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज दी झंडा वेंकैया, ठीक है। झंडा मतलब ये वाला फ्लैग। हु वॉज पिंगाली वेंकैया, फ्रीडम फाइटर, डिज़ाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल ट्राई कलर, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग 1918 to 1921 के बीच में जो वेंकैया हैं उन्होंने रेज किया इशू ऑफ हैविंग एन ऑन फ्लैग इन एवरी सेशन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। तो ही वॉज वर्किंग एज ए लेक्चरर इन दी आंध्रा नेशनल कॉलेज इन दी मछलीपट्टनम। सो वहाँ पे वो महात्मा के साथ में मिलते हैं, महात्मा गांधी के साथ में, इन दी विजयवाड़ा। सो उन्होंने क्या किया कि भाई अपने वेरियस डिज़ाइंस वगैरह दिखाए और उन्होंने बोला कि भाई एक नेशनल फ्लैग की हमें ज़रूरत है। सो गांधी जी ने उनको बोला कि भैया आप डिज़ाइन करो एक फ्रेश वन एट द नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1921। सो इनिशियली जो वेंकैया है केम अप विद सैफरन ग्रीन कलर्स, मतलब एक ग्रीन और एक सैफरन कलर था, बट उसको बाद में हमने इवॉल्व किया, एक स्पिनिंग व्हील डाला, है ना, थर्ड कलर वाइट डाल दिया। लाला हंसराज सोंधी उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक स्पिनिंग जो व्हील है हमें उसको डालना चाहिए, जो कि शो करता है इंडिपेंडेंट इंडियंस हु कैन स्पिन देयर ओन क्लोथिंग फ्रॉम लोकल फाइबर्स, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपने अब मीन्स में भी यूज़ कर सकते हो। और नंबर 4 यहाँ पे पॉइंट आता है, द फ्लैग वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द इंडियन
इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। ठीक है, तो ये भी आपके किस चीज़ का पार्ट बन जाता है, ये भी आपके GS2 का पार्ट यहाँ पे बन जाता है। चलो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट जो आज हमने डिस्कस करना है, आर्टिकल और एडिटोरियल। डेथ ऑफ फेस, ये वही सेम इशू जो हमने फ्रंट पेज पे डिस्कस किया। फिर एन अवॉइडेबल क्राइसिस, अवॉइड होने वाले क्राइसिस, वही चाइना ताइवान, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल विच वी हैव टू डिस्कस इज रिलेटेड टू दी फ्रीबीज इशू। देखो फ्रीबीज इशू क्यों न्यूज़ में है आपको पता है, अब इसको ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छे वे से आई होप समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहली बात तो पॉलिटिक्स में जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ने, PM मोदी ने बोला कि भाई फ्रीबीज को ध्यान से देखो, फ्रीबीज जो आपको फ्री में जो चीज़ें प्रोवाइड करते जाते हैं और वोट्स जो है वो आपसे मांगते हैं, तो वो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। और ये कुछ भी नहीं है, ये एक रेवड़ी कल्चर है जिसके लिए आपको यहाँ पे खुद ही उनको अपोज करना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं ये ना हार्मफुल हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, क्योंकि ये जो रोड्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, वो नहीं आपको ये लोग देंगे जो फ्रीबीज वाले हैं, ये आपको यही चीज़ों में उलझा के रखेंगे और ये चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। सो यहाँ पे फ्रीबीज को लेकर फिर ये एक बात कहाँ पे चली, इर्रेशनल फ्रीबीज को लेकर। बस आपने पॉइंट समझने हैं, कुछ भी नहीं है, आपको लिखने में बड़ी आसानी रहेगी। तो इर्रेशनल फ्रीबीज को लेकर एक फिर बात चली और उस बात में क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हमने बात की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जब वो इन्फॉर्मेशन जाती है ये वाली चीज़ों की, उन्होंने भी रिएक्ट किया और उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको कोई स्टैंड लेना चाहिए, आपको कोई स्टेप लेना चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। और फिर उन्होंने फाइनेंस कमीशन की हेल्प लेने की भी यहाँ पे बात की। ठीक है, ये तो होगी इंट्रोडक्शन की बात। फिर उसके बाद में हमारे पास सेकंड पॉइंट यहाँ पे होता है स्टिल कन्फ्यूजन। स्टिल कन्फ्यूजन क्या है कि पहली चीज़ तो ये वाली जो चीज़ है फ्रीबीज वाली, ये कोई नई नहीं है इंडिया में, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, लेकिन ये कन्फ्यूजन माइंड में ये है कि क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है फ्रीबीज को, क्या जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में प्रोवाइड है कि भाई ये चीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी है, क्या वो भी आप फ्रीबीज में डाल रहे हो? क्या जो सिस्टम आपने PDS वाला चलाया हुआ है, सॉरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला जो सिस्टम चलाया हुआ, आपने मिड डे मील वाला चलाया हुआ है, आपने आंगनवाड़ी में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने वाला चलाया हुआ है, MG नरेगा वाला जो सिस्टम चलाया हुआ है, क्या वो भी चीज़ फ्रीबीज में आती है? तो ये चीज़ कुछ सोचने वाली यहाँ पे लग रही है हमें। फिर उसके बाद में वो कहते हैं ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो फिर उसके बाद में इन्होंने फिर डिस्कस किया नंबर 3 पॉइंट, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं फूड ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम पेंडेमिक में बात करें तो सरकार के पास जो SAE के पास 100 मिलियन टन्स ऑफ राइस और व्हीट जो पड़ा था गोडाउन्स में, क्या वो फ्रीबीज मतलब है ना कि वो फ्रीबीज के अंडर आएगा? जो अभी प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी जो रिपीटेडली अपनी चीज़ों को बोलती रहती है बार बार कि भाई हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर इतने लोगों को फूड प्रोवाइड कर दिया, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, तो क्या वो भी फ्रीबीज में काउंट होता है आपका? ठीक है, मतलब वो कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। सो इवन बिफोर कोविड-19 पेंडेमिक जो PDS चल रहा है, लोगों को फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी सस्ता फूड जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वो भी फ्रीबीज के अंडर आप काउंट कर रहे हो? हाँ जरूर, हम ये तो चीज़ मानते हैं कि भाई वो सब्सिडीज जो के अंडर आता है ना, वो हम सारी चीज़ें मान लेते हैं, लेकिन क्या मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर के भाई सरकार को ये चीज़ें नहीं देने का हक? फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो चीज़ आप PDS में दे रहे हो और उसको पैदा करने के लिए MSP जो आप प्रोवाइड करते हो, मार्केट रेट से ज़्यादा प्रोवाइड करते हो आप MSP, तो जो उसके अंडर भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वो भी फ्रीबीज के अंडर आती है भाई? ठीक है, तो तीसरा पॉइंट तो ये डिस्कस किया। नंबर 4 यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया PDS कवरेज का, MG नरेगा का। वो कहते हैं ये जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ मिड 2000 से। ठीक है, फिर प्राइजेस जो हैं वो लोअर होना स्टार्ट हो गया, इलेक्टोरल इश्यूज में ये बातें होनी स्टार्ट होगी, 2009 में ये चीज़ें और बढ़ गई। फिर एक एक्ट आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, जिसके अंडर ये जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे सपोज कर लो और भी जो वेलफेयर स्कीम्स है या फिर PDS वाली स्कीम, हमें पता है ये सब्सिडी बर्डन जो है वो स्टेट पे डालती हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट भी तो करती हैं। अगर फूड ही मिलेगा तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर उनको MG नरेगा के अंडर आप कोई भी चीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे, वो तो फिर और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगे जो लोग हैं, है ना। तो जो ऐसी बात नहीं है कि भैया अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो वो फ्रीबीज के अंडर या रेवड़ी कल्चर के अंडर आपको काउंट करनी चाहिए। रेवड़ी कल्चर भाई ये हो सकता है कि जिस टाइम पे आपको कोई बंदा बोल रहा है कि भाई इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री प्रोवाइड कर देंगे, इतना जो चीज़ है वो हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे, सारा कुछ अगर फ्री देने की कोई बात कर रहा है तो आप समझ लेना कि वो फ्री नहीं देगा, वो आपको मतलब परेशान करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब मिड डे मील स्कीम भी बहुत अच्छी चीज़ है यार, तो क्या वो भी आप फ्रीबीज के अंडर काउंट कर रहे हो? नहीं।
ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल आप समझ रहे हो कि यूपीएससी के पैटर्न में अगर हम इसको GS3 में, GS1 में कहीं पे भी आप काउंट करना चाहते हो ना, तो आप ना एक चीज़ ध्यान रखो, इसको क्रिटिकली एनालाइज किया हुआ है। क्रिटिकल एनालाइज मतलब पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार क्लास रूम में बताया होगा, अगर ऑनलाइन नहीं बताया, इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद में नेगेटिव पॉइंट्स पे आ गया, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स पे आ गया कि भाई ठीक है कि यार ये चीज़ सब्सिडी को बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा वाली चीज़। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो ना पूरा पॉजिटिव कि भाई अगर आप इस चीज़ को कैसे बोल सकते हो कि ये तो चीज़ें अच्छी चीज़ है। अब पर्सपेक्टिव की यहाँ पे बात करते हैं। सो ये जो चीज़ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ये जो चीज़ें अगर इंटरवेंशन गवर्नमेंट करती है और इस चीज़ को अगर हम फ्रीबीज बोलते हैं, तो ये एलिटिज़म जो है वो सोसाइटी में मतलब एक्सपोज करने की बात करती है, ठीक है। सो एज बीइंग अनप्रोडक्टिव एंड डिपेंडेंट ऑन दी चैरिटी, कि भाई जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। फिर नंबर 2 अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, सो अराउंड ₹1 लाख करोड़ इज द रेवेन्यू फोरगोन एनुअली एज अ रिजल्ट ऑफ मेजर टैक्स इंसेंटिव फॉर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। वो कहते हैं आप ये भी चीज़ का तो ध्यान रखो कि आपका जो एनुअली 1 लाख करोड़ तो आप जो एग्जम्पशंस देते हो कॉर्पोरेट टैक्स में उसमें जा रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें सारे के सारे टैक्स एग्जम्पशंस की अगर हम बात करते हैं, 5 लाख करोड़ इधर से चला जाता है। तो यार ये जो स्मॉल अमाउंट मतलब कि जो चीज़ें लोगों को आप गरीबों को दे रहे हो उसको बहुत ज़्यादा फ्रीबीज में काउंट मत करो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली हैं, हम ये नहीं कहते कि भी देते रहो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली हैं उसको हमने काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मस्ट है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट भी है। आई होप ये चीज़ आज वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे देखो लेटर्स टू द एडिटर। मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं इन्फ्लेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा, ये वाली जो प्रॉब्लम है, और जो GST के इंक्रीज हुआ है वो बर्डन नहीं डालेगा पुअर पे। तो मैंने बोला था यार भाई तुक नहीं बन रही इस चीज़ की, तो ये भी सेम यहाँ पे ये लिखो तुक नहीं बन रही इस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है अंटार्कटिका को लेकर। देखो सबसे पहले मैं आपको मैप पे शो कर देता हूँ कि अंटार्कटिका है कहाँ पे, और ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। इसमें जो साथ साथ में सी हैं वो आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। सो ये ग्लोब है, ग्लोब में आपको पता है दिस इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड हो गया, और यहाँ पे आपको अंटार्कटिका देखने को मिलता है। इन दी सदर्न पार्ट अगर हम यहाँ पे इस तरह से बात करते हैं, है ना, कि इस तरह से बात करें तो नदरन में आपको आर्टिक देखने को मिलता है और सदर्न में हमें अंटार्कटिक देखने को मिलता है। सो अंटार्कटिका दिस इज दी वेडल सी, अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन। आई होप ये चीज़ आपको ना ग्लोब वाली समझ में आएगी। दिस इज इंडियन ओशियन, सो वी आर हैविंग अफ्रीका, ठीक है, और ये सारा साउथ ईस्ट एशिया वाला चीज़ आ जाएगा, साउथ एशिया वाली चीज़ें आ जाएंगी। सो नाउ दिस इज ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ये सारी चीज़ें। दिस इज रोज सी, वेडल सी, रोज सी, आपने देखना है एक बार। और फैकलैंड, जो फाकलैंड आइलैंड्स है, फैकलैंड आइलैंड्स है, इनको भी देखना है। अब हम बात करते हैं कंप्लीटली अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में, या फिर अंटार्कटिका का जो ये आर्टिकल है क्या। ये अंटार्कटिका बिल को लेकर बात कर रहा है कि अंटार्कटिका में इंडिया की एक्टिविटीज़ क्या है। तो हमने एक बिल पेश किया जो कि ड्राफ्ट बिल है, ठीक है, उसको राज्यसभा में पास किया। तो इसकी प्रोविजन देखेंगे। पहली चीज़ कि जो बिल है वो रेगुलेट करेगा विजिट को, मतलब जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वहाँ पे होंगी कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड, जो कि इशू कौन करेगा, एक गवर्नमेंट की अपॉइंट की गई कमेटी है जो वो इशू कर देगी। सो विदाउट एनी एक्सपीडिशन और इंडिविजुअल विल नॉट बी अलाउड, विदाउट विच एनी एक्सपीडिशन और इंडिविजुअल, मतलब कोई भी ऐसी तरह की कोई एक्सपीडिशन या फिर कोई भी इंडिविजुअल अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अंटार्कटिका में एंटर कर पाओ। पहला बिल तो ये हो गया। नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रोटेक्टिंग मिनरल रिसोर्सेज, जो भी वहाँ पे मिनरल्स हैं, जो भी कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी है, डिपॉजिट्स हैं, उसको नहीं निकालना। हाँ, एक एक्सेप्शन है, अगर आप उस मिनरल्स की कोई रिसर्च करना चाहते हो, आपको परमिट लेना पड़ेगा, आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ से आप यहाँ पे लेके आना चाहोगे तो वो गलत हो जाएगा। प्रोटेक्टिव नेटिव प्लांट्स, प्रोटेक्टिव नेटिव प्लांट्स का राज्य मतलब है ये नहीं है कि आप यहाँ से एक कोई इक्यूलिप्टस हो गया या फिर कोई जड़ी बूटी या फिर कुछ और यहाँ से लेकर चलेगा और वहाँ पे उगा दिया जाके, क्योंकि यार वो नेटिव प्लांट्स को वहाँ पे फिर क्या करती है, इन्वेजिव स्पीशीज बन जाती है, वहाँ पे खराब करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये होगी। फिर उसके बाद में प्रोहिबिटिंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग बर्ड्स नॉट नेटिव टू अंटार्कटिका, कोई भी ऐसा यहाँ से कोई पक्षी चुरा के नहीं लेके जाना कैद करके कि वहाँ पे छोड़ देंगे, देखते कितना सर्वाइव करता है कितना नहीं सर्वाइव करता, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक गलत हो जाएगा। जो वॉयलेट करेंगे इन चीज़ों को ना, उसको इंप्रिजनमेंट होगी, पेनल्टीज होंगी। प्रोविजंस फॉर इंडियन टूर ऑपरेटर्स, जो इंडियन टूर ऑपरेटर्स है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हम आपको लेके जाएंगे अंटार्कटिका में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो आफ्टर एक्वायरिंग अ परमिट, ठीक है, तो दे विल बी एबल टू ऑपरेट इन दी अंटार्कटिका, ठीक है। हमारे वैसे तो वर्ल्ड लेवल पे 40 परमानेंट रिसर्च स्टेशन हैं, ठीक है, लेकिन हमारे 2 हैं वहाँ पे रिसर्च स्टेशन, एक तो मैत्री, एक भारती,
ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ना फ्रेमवर्क बनाना, हारमोनियस पॉलिसी बनाना, फ्रेमवर्क बनाना, एक एस्टेब्लिश करना लीगल मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट करे अंटार्कटिका टूरिज्म को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे फिशरी को। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे हमें देखने को ये मिलेगी, ये बिल लाने के लिए ऐसा हुआ भी क्या था, व्हाट वाज द नीड ऑफ सच अ लॉ। देखो एक ना अंटार्कटिका ट्रीटी है जिसको हमने साइन किया हुआ है, उस अंटार्कटिका ट्रीटी में 54 सिग्नेटरी कंट्रीज है, उसको उनकी उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की, उसकी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम ये वाला जो लॉ है वो लेकर आए हैं। लास्टली अगर हम यहाँ पे बात करें अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में, तो जो अंटार्कटिका ट्रीटी है उसको साइन किया गया 12 कंट्रीज ने, वाशिंगटन में साइन किया था 1 दिसंबर 1959 को। इसमें 12 रीजनल सिग्नेटरीज थे, लेकिन अब मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो कंट्री 54 पार्टीज बन चुकी हैं। ये फोर्स में आती है 1961 में। जो अंटार्कटिका इज डिफाइंड एज ऑल ऑफ लैंड एंड आइस शेल्स साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, ये देख रहे हो ना आपके सामने जो ग्लोब है, तो 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स के बाहर अंदर अंदर जो भी चीज़ है वो अंटार्कटिका हम उसको डिक्लेयर करते हैं। सो मेंबर इतने, हेडक्वार्टर्स आपने याद रखना है ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना सॉरी। अब आगे चलते हैं भाई, अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे। अगली न्यूज़ जो है आज हमारे पास वो है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर बेल की बात हो रही है, तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर सेक्शन 45 के अंडर 2 कंडीशंस लिखी हुई है बेल को लेने के लिए, वो सही है। तो वो चीज़ क्या है, पहली चीज़ तो ये चीज़ सही किस में बोली है, विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। फिर ये वाली जो जजमेंट है थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट किसके साथ करती थी, सुतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि बेल है जो वो इजीली वे से मिलनी चाहिए लोगों को, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है, बस ये हमारा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए यहाँ पे। पहली चीज़ तो जो सेक्शन 45 क्लॉज 1 जो PMLA का है वो ये बोलता है कि PMLA रिक्वायर्स दैट बिफोर अ पर्सन इज रिलीज्ड, जब उसको रिलीज करने का टाइम आ रहा है तो उससे पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो इनिशियली एक चीज़ अपॉर्चुनिटी बोलेगा कि उस एप्लीकेशन को, बेल एप्लीकेशन को अपोज किया जाए। अब सपोज कि सेकेंडली व्हेन दी एप्लीकेशन इज अपोज, जब अपोज कर देगी जो कोर्ट है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा रीजनेबल ग्राउंड्स जो कि बिलीव करेंगे कि जो अक्यूज है वो गिल्टी नहीं है, पहली चीज़, ऑफ द ऑफेंस, और नंबर 2 नॉट लाइकली टू कमिट एनी क्राइम वाइल आउट ऑन बेल, ठीक है। तो अगर ये चीज़ 2 कंडीशंस पूरी होंगी तो बेल मिलेगी, अदरवाइज बेल नहीं मिलेगी। फिर नंबर 2 यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आर देयर अदर एक्ट्स विच इम्पोज सच कंडीशंस, कोई ऐसे और भी एक्ट्स हैं जो एक वाली कंडीशन जो 2 ऊपर वाली वो मतलब इम्पोज करते हैं। तो यस, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा, नारकोटिक ड्रग्स हो गए, यहाँ पे PMLA हो गया, टाडा हो गया, ये सारी वाली चीज़ें होगी जो कि हमें पता चलता है। सो ये जो चीज़ें अर्लियर पोजीशन थी जो सुप्रीम कोर्ट की बेल वाले पे, तो उन्होंने बोला था कि करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में बोला था कि ठीक है ये होना चाहिए, लेकिन एक केस था निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जहाँ पे कोर्ट ने डिफरेंशिएटेड किया था बिटवीन दी टाडा ये वो, कि ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो इस जजमेंट की कि भाई हाँ ये वाली चीज़ सही है कि बेल के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए, इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी यहाँ पे देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया है, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ओवरटर्न्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट दैट एन अंडर ट्रायल रिमेन्स इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी। तो अब यहाँ पे देखो कि एक बंदा है जो कि जेल के अंदर ही बैठा रहेगा, बेल उसको मिल नहीं रही, तो तब तक बैठा रहेगा जब तक या तो वो गिल्टी ना प्रूव हो जाए, ठीक है, तो अगर गिल्टी प्रूव नहीं होगा तभी उसको छोड़ा जाएगा, अदरवाइज उसको वहीं पे रखा जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। आज के दिन क्या हुआ था, जर्मनी ने ना डिक्लेयर कर दी थी वॉर ऑन द फ्रांस 3 अगस्त 1914, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो 1-2 और केसेस मंकी पॉक्स के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कंफर्म हुए हैं, ठीक है। बस इसमें तो हम यही बोल सकते हैं भाई अपना खुद का ध्यान रखो, ये एक नई बीमारी पैदा होकर आ गई है, ठीक है, कंट्री में। तो नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, ट्रेड डेफिसिट सॉर्ड पास $31 बिलियन इन जुलाई। देखो जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, उसके 2-4 रीज़न आपको पता है कि जो हमारा इंपोर्ट है वो क्या रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा, जो एक्सपोर्ट है वो हमारा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा, तो इसकी वजह से जो डेफिसिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जो इंपोर्ट है मोर ओवर क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, महंगा हो रहा है, मतलब जो उसका प्राइस है जो वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो इंपोर्ट वो महंगा है, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है, डेफिसिट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ये कैपिटल अकाउंट में आता है ट्रेड डेफिसिट, मतलब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैपिटल अकाउंट में आता है या फिर करंट अकाउंट में आता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी रुपी जम्प्स 53 पैसा टू क्लोज एट 1 मंथ हाई,
देखो ये जंप क्यों किया होगा, हमने हमेशा बात की है कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। रुपी की डेप्रिसिएशन का हमने क्या मतलब निकाला था कि जो डॉलर है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही होगी और सप्लाई डिक्रीज हो रही होगी। जब ये चीज़ होती है तो हमें पता चलता है कि जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें कि डॉलर की जो डिमांड है उसको डिक्रीज कर दें और जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रुपी है जो वो हमारा एप्रिशिएट होना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा। और ये कर कैसे सकते हैं, हमें डॉलर को मार्केट में डालना पड़ेगा, जो सप्लाई कम है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और वो हम कहाँ से डालते हैं, फॉरेक्स रिजर्व से डाल देते हैं, हमारे जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और कल को मिलते हैं बाकी। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स, बाय बाय, टेक केयर।